कि एक रिलेशनशिप में एक लड़की ने एक लड़के के साथ ऐसा करा, शादी के बाद ऐसा करा, इस लड़की ने टॉर्चर किया। आपके हिसाब से क्या लड़कों के लिए भी कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि इंडिया इज ए जेंडर बायस कंट्री। पुलिस वालों को पता चलता है कि इसने केस कर दिया है तो पुलिस वाले उसके घर पे जाके उसे टॉर्चर करके आते हैं। एक हस्बैंड अपना वाइफ के साथ लव मैरिज किया, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया तो कमा नहीं पा रहा था। ऐसा था मंडे उसका बॉयफ्रेंड आके उसको मारता था, ट्यूसडे उसके घर वाले आके मारता था। लेकिन इस केस में जो गुनहगार है उनकी तो मतलब हिम्मत बढ़ती जा रही है कि मेरे को कुछ होगा। हम बोलते हैं एक्यूज। अभी गुनहगार कौन है? मेरे या आपके बोलने से कोई गुनहगार होता नहीं है जब तक पुलिस प्रोसिक्यूशन कोर्ट में साबित ना कर दे कि वो गुनहगार है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉप फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत तरीके के लोग आए। हमारे पास बिजनेसमैन है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, अलग अलग कहानियां, रियल स्टोरी वाले हीरोज आए। लेकिन जब भी हमारे पॉडकास्ट में कोई नई कहानी, कोई रियल कहानी जब आती है तो उससे हम बहुत ही प्रेरित होते हैं, उससे हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ऐसी ही एक कहानी से मिलवाने वाला हूँ मैं आपको, जिसके रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ। मैं फिलहाल उनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। वो एक लायन क्लब के मेंबर है, यानी कि उनको इसीलिए लायन कहते हैं। लायन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एम्बेसडर, प्रोफेसर, एडवोकेट डॉक्टर मनीष दास जी का स्वागत है। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे होता है हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स रियली ग्रेट टू बी हियर और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत टाइम बाद आपका टाइम मिला हमें। एंड सेकंड चीज़ सर कि इतनी सारी चीज़ें, मतलब ऑथर भी, डॉक्टर भी, प्रोफेसर भी, एडवोकेट भी, इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो आप और कैसे मतलब इतनी सारी चीज़ों में आए? एक्चुअली मैंने स्टेप बाय स्टेप ही शुरू किया था, नथिंग वाज प्लान। और इनिशियली मैं तो एज ए एडवोकेट ही बोलूँगा मैं अपने आप को, क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट ही अपने आप को सबको बोलता हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाइफ मेंबर हूँ, एडवोकेट हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की तो इसीलिए मैं डॉक्टरेट हुआ। उसके बाद मैंने किताब लिखना शुरू किया तो मैं ऑथर हुआ। उसके अलावा मैं ऑथर का मुझे प्रीफिक्स मिला। उसके बाद मैंने अपना 15 साल कंप्लीट किया अपना जो प्रोफेसरी का, एज ए गेस्ट प्रोफेसर में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस में एज ए गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी, एक्सटर्नल मैं करता हूँ, तो इसलिए मुझे ऑनरी प्रोफेसर मिला। उसके बाद मुझे पीस एम्बेसडर का जो ऑनरी से सम्मानित किया गया। उसके बाद मैं इन बिटवीन आई ऑल्सो गॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सीवी। अगर आप गूगल में कर सकते हो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सीवी, आप सर्च करोगे यू विल फाइंड माय नेम। आई हैव द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सीवी ऑफ 61 पेजेस। 61 पेज का सीवी था आपको? हाँ है, अभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कायम है। अभी तो मेरे 80 प्लस है, 86 पेजेस है, पर 61 का ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी भी इंटेक है। दिस इज स्टिल प्रेजेंट। वो मैंने काठमांडू नेपाल में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे वहाँ पे जब मिला, वहाँ के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सुजाता कोइराला, मिनिस्टर होले और बहुत नेपाल के बड़े बड़े डेलीगेट्स थे। और सार्क समिट मुझे अवार्ड मिला है। और इसके अलावा जो मुझे अभी रिसेंटली मैं लायंस क्लब में जुड़ा हूँ, सो नाउ आई एम ऑल्सो ए लायन, सो यू कैन से लायन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एम्बेसडर, advocate, professor, author, Dr. Manish Das. So all comes in the prefix, and I'm just thankful to God that it is always my hard work that had paid off. मैं ही बोल सकता हूँ। और nothing was done all at once. हर चीज़ मैंने step by step ही मैंने किया है, तो it was never planned. तो एक साथ कभी भी मैंने सारा चीज़ नहीं किया है। It always happened one after another. तो एक के बाद एक ही मैंने अलग अलग चीज़, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में मैंने अचीव की है। सो दैट्स व्हाट आई कैन से। तो मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी चीज़ें जब आपने करी, सब चीज़ें में कहीं ना कहीं एक मन मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दिल से आदमी बहुत पत्थर हो जाता है, तब जाके इतनी तपस्या कर पाता है, इतनी सारी चीज़ें कर पाता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि जब आपको लगा कि हाँ यार, मतलब सब बेकार हो गया, सब छोड़ देना चाहिए? कभी एक निराशा वाला मोमेंट जो होता है? देखिए, लाइफ इज़ ए पार्ट ऑफ अप एंड डाउन। अप एंड डाउन होता ही है। यू विल नॉट हैव सनशाइन एवरी डे, यू विल ऑल्सो नॉट हैव रेनफॉल एवरी डे।
द थिंग इज दैट लाइफ में मेरा गलत वक्त भी आया था व्हेन आई लॉस्ट माय फादर 2011 का बात था दैट टाइम आई हैड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन दैट इज के लिए इफ़ आई हैव टू से कि मैं दुबई में जॉब कर रहा था मैंने अपना दुबई वाला जॉब छोड़ के मैं आई वाज बैक टू इंडिया जहाँ मुझे लगभग 1.5 लाख रुपया मंथली मिल रहा था फिर मैंने 25,000 पर मंथ का जॉब से शुरू किया आई ऑल्सो हेल्प माई मॉम इन हर बिजनेस साथ ही साथ मैं और बहुत सारे कोर्सेज भी स्टेप बाय स्टेप किया और उस टाइम मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था एंड एज यू नो कॉर्पोरेट में एवरी डे इज़ ए न्यू डे आप वहाँ पे जितने भी आप टारगेट अचीव करो आपके लिए हमेशा इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एवरी डे एंड टारगेट अचीव करोगे तो आपका टारगेट बढ़ जाता है अगर टारगेट अचीव नहीं करोगे तो यू आर अंडर परफॉर्मर लेकिन जब व्हेन आई लॉस्ट माय फादर एट दैट टाइम दैट वाज माय टफेस्ट टाइम इन माय लाइफ बट मैं उस टाइम में टूटा नहीं और मेरा मन में मेरा माइंड में एक मोटिवेशन उस टाइम ही चल रहा था कि ये जो वक्त है जल्दी बदलने वाला है सो दैट वाज इन माय माइंड तो ये एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर अच्छे वक्त में बोलोगे तब आपको उदासी मिलती है और उदास टाइमिंग में आप बोलोगे तो आपको खुशी मिलती है तो ये जो वक्त था जल्दी बीत जाएगा तो दैट वाज माय मोटिवेशन एंड उसी से मैं निकल आया अगर सर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ मूवी बने तो उस मूवी का टाइटल क्या रखना चाहोगे आप? देखिए मेरा लाइफ तो ऐसा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और रोज़ कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे इज़ ए न्यू डे फॉर मी और एवरी डे मैं कोशिश ही कर रहा हूँ और मेरे लाइफ में अगर कोई फिल्म बनता है तो फिल्म का नाम हो सकता है कोशिशों का नाम ज़िंदगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कोशिशों के कारण ही मेरी ज़िंदगी चल रही है और लाइफ में अप एंड डाउन्स भी हो रही है कभी मैं जंगल में कहीं डेजर्ट में भी रहता हूँ कभी मैं बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में भी रह के पूरे वर्ल्ड को देख रहा हूँ तो मैंने 7 स्टार होटल में भी रहा हूँ और कभी गांव के एक छोटे से कोई प्रोजेक्ट्स के काम में गया हूँ तो वहाँ पे रहने का कोई होटल वोटल है नहीं तो आई हैव टू स्टे इन सर्टेन विलेज ऑल्सो फॉर सम प्रोजेक्ट्स तो मैंने लाइफ में अप्स भी देखा है डाउन्स भी देखा है एज पर द सिचुएशन आई हैव मेड माई सेल्फ फ्लेक्सिबल तो कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से तो सर कोर्ट के जो रूम होते हैं जी जब आप अंदर जाते हो तो वो भी एक अलग ही फीलिंग होती है क्योंकि अलग ही दुनिया होती है एक तरीके की ना वहाँ पे तो कोई ऐसा केस अगर मैं आपसे पूछूं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो कि नहीं इसे मुझे जिता के रहना है मतलब कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरी अगर मैं आपसे पूछूं देखिए केसेस तो बहुत हैं और मेरे लिए एज ए एडवोकेट मेरे लिए हर कोई इम्पॉर्टेंट है मेरा ऐसा नहीं कोई मुझे ज़्यादा फीस दे रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है कोई कम फीस दे रहा है तो इमोशनली आप बहुत अटैच हो इमोशनली मैं केस के साथ अटैच होता हूँ पर प्रैक्टिकलिटी इज़ मेन देखिए कोई भी केस हो मेन सोर्स ऑफ विनिंग इज पेशेंस रखना है अब पेशेंस में यू हैव टू बी वेरी काम यू हैव टू बी वेरी फोकस होना चाहिए और केस में अपना 100% देना चाहिए और हमें उसका क्या हो सकता है बैकअप प्लान भी सोचना चाहिए अगर सपोज जस्ट ये मेरा दलील से संतुष्ट नहीं है तो उसका मुझे क्या करना होगा और उसका क्या क्या ऑप्शंस है क्योंकि जुडिशरी में क्या है हम लोग को रेफरेंस केसेस देना होता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गया जो आपका हाई कोर्ट्स के अगर मैटर है तो दूसरे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो एक लैंडमार्क केसेस है केसेस में मैं जुड़ जाता हूँ आपका जो सवाल था कि मैं कोई केस को मुझे जीतना ही है तो मेरा तो मेन मानना एक ही है किसी क्लाइंट से मैं अगर 1 रुपया भी लेता हूँ तो मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ और मुझे वो केस में 100% देना ही है कभी ऐसा भी हुआ एक केस ऐसा था मैं सुबह 4 बजे जाके फ़्लाइट पकड़ के कोलकाता से डिब्रूगढ़ आया और डिब्रूगढ़ में फ्रेश होकर 11:30 बजे 12 बजे मैं कोर्ट में लड़ा उस दिन अकेले फाइट भी किया हूँ और केस को मैं जीता भी हूँ एक बड़े लॉयर के खिलाफ तो मीन्स ऐसा भी मैटर्स हुए हैं जिसको मुझे फेस करने में बहुत चैलेंजेस एंड हार्डल्स था लेकिन उसमें क्या था कि वो बहुत गरीब घर के थे ज़्यादा फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बट आई हैव डन दिस बिकॉज न्याय मिलना ज़रूरी है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल एथिक्स क्योंकि आज के टाइम में आई डोंट नो अबाउट अदर्स कौन कितना फॉलो कर रहा है बट फॉर मी प्रोफेशनल एथिक्स इज एवरीथिंग मेरे दादाजी वकील थे
वॉज फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। उस टाइम तो अंग्रेज़ों का शासन था, 1931 का बोल रहा हूँ। और उनके बाद ताऊजी से लेके हम लोग का फैमिली में हर कोई वकील ही है। और मैं भी लॉ में आने वाला था नहीं, मैं एमबीए करके दुबई में जॉब कर रहा था, इंडिया में भी जॉब ही कर रहा था आने के बाद। फिर मेरे ताऊजी ने बोला, लेट रोहिणी कुमार दास, उन्होंने बोला कि तुमको लॉ करना है। तो इसी कारण बस मैंने लॉ किया और भगवान के दया से फर्स्ट क्लास से पास ही किया। फिर मैंने डिब्रूगढ़ से शुरुआत की, फिर गुवाहाटी आया, गुवाहाटी से शुरुआत की, फिर दिल्ली आया। अभी मैं इंटरनेशनल भी जा रहा हूँ, विदेशों में भी जा रहा हूँ, आर्बिट्रेशन मैटर, बड़े बड़े कॉरपोरेट केसेस लड़ रहा हूँ, बड़े बड़े एमएनसीज के भी मैं लीगल एडवाइजर्स हूँ और मीडिएशंस कर रहा हूँ। सो अलग अलग जॉनर में मुझे जो जो मिल रहा है, ट्राइब्यूनल्स में भी जा रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ा हूँ। अभी रिसेंटली मैं नेशनल कमीशन फॉर मैन राइट्स के ऊपर भी मैटर्स है, वो सब हैंडल कर रहा हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, अलग अलग चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि मुझे मेन बात है, जहाँ भी न्याय चाहिए मुझे क्लाइंट के साथ खड़ा होना है। क्योंकि आज के दिन में इंडिया का आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर्स है। वन इज़ आपका है लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा हो गया जुडिशरी, चौथा हो गया मीडिया। तो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव यानी कोई भी आप किसी के पास जाओ, डीसी हो गया, कोई भी आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, वो आपका ना सुने तो आप किसके पास जाओगे? मंत्री के पास जाओगे, लेजिस्लेचर के पास, एमएलए एमपी जो भी है, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी अगर नहीं सुनते हैं तो आपका लास्ट एक दरवाज़ा सबको विश्वास है, दैट इज़ जुडिशियरी। आज के टाइम में अमीर हो या गरीब, हर किसी को न्याय मिला है। जैसिका लाल केस हो या बड़ा बड़ा दामिनी केस हो, अपने इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा जजमेंट्स देखे होंगे, रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। बट बहुत टाइम भी लगता है सर किसी किसी केसेस में। आई एग्री। मतलब कि जब तक अभी अभी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर चल रहे हैं और उसको 12-15 साल बाद सजा हो रही है, पता चल रहा है वो है ही नहीं। देखिए इंडिया में इसीलिए अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मीन्स इनमें आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप वो मैटर सब चला सकते हो और ऑन डे टू डे बेसिस में, वीकली बेसिस में। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट कौन है? प्रोसिक्यूशन, जो आपको जो क्रिमिनल केसेस के लिए मेन वो लोग रेस्पॉन्सिबल है, कोर्ट के सामने किसको परोसना है, अच्छे से न्याय देना है। तो दैट द थिंग, लेट द प्रोसिक्यूशन फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केसेस को लाना है ताकि न्याय जल्दी मिले, मोस्टली द क्रिमिनल केसेस। आपके हिसाब से अभी जो एक चर्चा बहुत चल रही है न्यूज़ में, जी जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एक एडवोकेट को मारा था टोल टैक्स टाइप में, और फिर सारी एडवोकेट की जितने भी पूरी भीड़ थी वो गाड़ियां लेकर आ गए, पूरा टोल टैक्स ही हटा दिया वहाँ से। मतलब तो क्या ये आप लोगों के हिसाब से वकीलों की दादागिरी नहीं है? देखिए, दादागिरी देखा जाए तो एक समय ऐसा भी था, पुलिस की भी दादागिरी थी। दिल्ली में आपने तो जानते हैं, आईपीएस ऑफिसर थी जिन्होंने वकीलों के ऊपर मार तोड़ करना का शुरू कर दिया था और बाद में वो कैंडिडेट भी बनी। दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया क्योंकि दिल्ली की जनता वकीलों के साथ है। आज के टाइम में आपका 2 ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे ताकि आपका कोई भी बीमारी है डॉक्टर आपको ठीक कर देगा। बाकी हर प्रॉब्लम के लिए आपका एक ही सारथी है, वो है वकील। वकील के पास आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, वकील आपका साथ देगा अंत तक। जैसे आपका कर्ण, महाभारत में आपने कर्ण का सुना होगा। कर्ण को पता था दुर्योधन हारेगा, पर कर्ण ने तब उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात सच थी सर, टोल टैक्स वालों की तरफ से गलती थी, उन्होंने पहले गलती करी थी, तो वकीलों ने सही चीज पे खड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। बट पूरा टोल टैक्स ही हटा के देखिए, वकील एकता जिंदाबाद। मैं भी वकील हूँ, वकीलों का संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में लाइफ मेंबर हूँ और बहुत बार काउंसिल के साथ जुड़ा हूँ। तो मेरा मानना ये है, वकील हमेशा लोगों के हित में है। आज के टाइम आपके खिलाफ पुलिस को रपट लिखाता है, रात को उठा के ले जाता है, मार तोड़ करता है, तो आपके लिए खड़ा कौन होता है? वकील होता है। कोई भी मिनिस्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, उसके ऊपर उसका कोई भी इल्ज़ाम है, उसको बचाता कौन है? वकील है। आज मान लो कोई भी झूठा केस पुलिस बना के डाल देता है, लगा देता है 3rd डिग्री, कुछ भी सुनवाई नहीं, कुछ भी जेल में डाल के रखते हैं, तो वकील आवाज़ उठाता है। इवन हम लोग तो प्रो बोनो केसेस भी करते हैं,
लीगल एड का हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बीपीएल के लिए भी हम लोग केस लड़ते हैं, हमें सरकार पैसा देते हैं। मैं खुद डिब्रूगढ़ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 3 साल वकील था और मैंने बहुतों का केस, बहुत प्रो बोनो केसेस मैंने लड़े हैं। सर मुझे कोई स्टोरी सुननी है आपसे फिलहाल कि जिसमें मतलब आपका दिल भी दहल गया हो, कोई क्रिमिनल स्टोरी जो आपने मतलब केस लड़ा हो। हाँ, मैंने हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस जीते हैं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी करता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक केस जीता था जहाँ एसटी वुमेन जो होते हैं उनको शादी के बाद प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलती है। तो एक मेरा वो केस है जो अभी रिपोर्टेड जजमेंट हुआ है, जिसका बदौलत एक डिविजनल बेंच ने उसका जजमेंट दिया है कि एसटी वुमेन को भी अभी प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। दूसरा हो गया, जैसे एक केसेस ऐसा था, एक हस्बैंड अपना वाइफ के साथ लव मैरिज किया, तो वाइफ की हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया, तो कमा नहीं पा रहा था एंड वाइफ हैड बीट्रेड हिम। उसके साथ उसने अलग अलग मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा था, मंडे उसका बॉयफ्रेंड आके उसको मारता था, ट्यूसडे उसके घर वाले आके मारता था, तीसरे दिन उसका पड़ोसी आके उसको मारता था, चौथा दिन उसका फ्रेंड्स आके उसको मारता था, हस्बैंड को, वाइफ के हस्बैंड को वाइफ ही बुला बुला के मरवाती थी। और लास्ट के दिन जब संडे बच जाता था, हस्बैंड टूटा हारा जाके पुलिस स्टेशन पहुंचता था और पुलिस बोलता था तुझे ही ढूंढ रहे थे, तेरा वाइफ ने रपट रखाई है, तुझे अभी हमें कूटेंगे। उसके बाद वहाँ पे भी उसको कूटा था। तो उसके बाद वो बंदा मेरे पास आया, मैंने उसका केस लड़ा। इट वॉज ए मैटर ड्यूरिंग कोरोना टाइम। उसने उस टाइम तो और सुनवाई हो रही नहीं थी, कोर्ट वगैरह भी बंद थी, फिर भी मैंने उसको बचाया और रिसेंटली लास्ट ईयर वो केस जीत गया एज ए एक्विटल। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसका अभी अच्छा चल रहा है लाइफ। भला उसका वाइफ का साथ अभी संबंध नहीं है, बट ही इज़ लिविंग ए लाइफ विद डिग्निटी, रेस्पेक्ट। तो मुझे उसका रेस्पेक्ट दिया गया। और एक हस्बैंड का भी केस था जिसका वाइफ का अपने हस्बैंड को मारने का साजिश हुआ था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के उसको ऑलमोस्ट मार ही चुका था, पर जैसे तैसे वो बच गया एंड ही गॉट रेस्क्यूड एंड उसके बाद हमने उसको बचाया। नाउ ही इज़ लिविंग सेपरेटली एंड लिविंग ए गुड लाइफ। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम किसी को अगर रिलीफ दे पाते हैं, वी फील गुड, बिकॉज लॉ एंड जुडिशरी इज स्टिल वेरी एक्टिव इन दिस कंट्री। और आज के टाइम में लोक अदालत भी हो रहे हैं, बहुत केसेस डिस्प्यूट सेटल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको न्याय के लिए पैसा ही चाहिए, यू ऑल्सो नीड द फैक्ट्स क्लियर, क्योंकि आपका पास अगर सबूत है, एविडेंस है और आपको कानून पे विश्वास है तो कानून सुनेगा। क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत है और जजेस लिमिटेड है, कोर्ट्स लिमिटेड है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हर कोर्ट में हम लोग के मोस्टली 2 बेंच होते ही हैं, डिविजनल बेंच होते हैं। तो टोटल हम लोग के 34 जजेस हैं, 17 कोर्ट्स हैं। तो कभी कभी 3 जजेस बेंच भी बैठते हैं, 5 के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस भी बेंच भी बैठते हैं। तो जितना हो सकता है हो रहा है। बट पॉपुलेशन, आप 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का देश में अगर आपका लाखों करोड़ों में केसेस हैं और कोर्ट्स लिमिटेड हैं और जुडिशरी सिस्टम का जो ये हुआ था वो ब्रिटिश के टाइम से जो बना के गए हैं वही चल रहा है। तो उस टाइम पॉपुलेशन कम था तो उस हिसाब से ब्रिटिशर ने बनाया था और इसीलिए प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ द मास पॉपुलेशन एंड मास केसेस एंड द स्लो जुडिशल सिस्टम बाय द ब्रिटिशर्स। बट अभी क्या है न्यू, जैसे अभी हम लोग का BNS आ गया, BNSS आ गया है। उसके अलावा हमने अपने इंडियन का जो फ्लेवर है वो अभी लॉ में हम लोग डाल रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, लोगों को क्लियरिटी मिले। क्योंकि अभी लोगों का, इंडिया का अभी मेन क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत जगह में तो मोबाइल वैन में भी लॉ प्रोवाइड कर रहे हैं, रूरल एरियाज में कोर्ट पहुंच रहे हैं इन मोबाइल वैन, वैनिटी वैन्स में, वहाँ पे भी न्याय हो रहे हैं, लोक अदालत हो रहे हैं। ट्राइब्यूनल से देश में लोगों को पता है कि नहीं, बैंकिंग ट्राइब्यूनल है, बैंक के केसेस के लिए, इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल है, कैट है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, आपके लिए मैट्रिमोनियल कोर्ट्स के लिए फैमिली कोर्ट्स है, MSCT ट्राइब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंट का जो इसका ट्राइब्यूनल है। उसके अलावा बहुत सारे अभी जुबिनाइल का भी है, बोर्ड है। तो अलग अलग फॉर्म में कोर्ट का विभाजन किया गया है ताकि लोगों को फास्ट रिड्रेसल मिले। और हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं आज के टाइम में, आर्बिट्रेशन का क्लॉज अगर डालते हैं, मोस्टली अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालें तो मैंडेटरी है कि आपको फर्स्ट आर्बिट्रेशन का रिजोल्यूशन लेना है।
ताकि आपको फास्ट मिल सके रिलीफ। अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं डाला है तब आप जुडिशल में जाओ, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से है, तो ऑप्शंस है, मैं लोगों को पता नहीं है, लीगल अवेयरनेस इज वेरी लेस, अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए लोगों को लगता है कि लाखों लाखों पैसा लग रहा है, बहुत साल लग रहा है, 15 साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है। लेकिन इसी के ऊपर मैं आपसे पूछूं कि बीइंग अ लड़का, आपके हिसाब से अब जितने केसेस बढ़ने लग गए हैं कि एक रिलेशनशिप में एक लड़की ने एक लड़के के साथ ऐसा करा, शादी के बाद ऐसा करा, लड़की ने टॉर्चर किया, एलिमोनी के लिए इतना बड़े बड़े केसेस मांग लिए, अननेसेसरी डिमांड्स मांग लिए, देखो, तो आपके हिसाब से क्या लड़कों के लिए भी कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि जी मैं मानता हूँ लड़कों के लिए भी कानून होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ ए जेंडर बायस कंट्री। इंडिया एक जेंडर बायस कंट्री है, ये फैक्ट है। इंडिया इज़ ए फीमेल ओरिएंटेड कंट्री। यहाँ पे आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है, पैसा भी देता है, पैसा खर्च भी करता है, बट देयर इज़ नो नेशनल कमीशन फॉर मैन। मैं अभी एक एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर मैन, दैट इज़ एन एनजीओ विच इज़ नॉट ए स्टेटूटरी बॉडी बाय गवर्नमेंट। और हम लोग का कोशिश यही है कि हम लोगों को, मर्दों को कैसे बचाए सुइसाइड करने से। बहुत सारे केसेस हुए हैं देश में, हमारे ह्यूमन राइट्स हो गया, मानव अधिकार हो गया, उसके साथ ही साथ मैन राइट्स के साथ भी जुड़ा हूँ। बहुत सारे केसेस है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली बुक भी लिखा है, ओनली फॉर मैन पार्ट 1। ये मेरा 36 बुक है। हाँ, 36 महीने पे मैंने 36 बुक लिखी है। हाँ। तो ये मेरा लास्ट बुक है अब तक का, जिसमें मैंने ओनली फॉर मैन का जो बुक लिखा है, ये बुक का है उद्देश्य यही है कि हम मर्दों को कैसे बचाएं फ्रॉम गेटिंग इनटू सुसाइड, फ्रॉम गेटिंग रेस्क्यूड फ्रॉम हिज होम। एनसीएम का हेल्पलाइन नंबर है। आज अगर एक औरत हस्बैंड को मार रही है, उसका वाइफ, सपोज औरत में आई मीन टू से उसका वाइफ अगर हस्बैंड को मार रही है और हस्बैंड को पुलिस कॉल कर रही है, पुलिस बोल रहा है अपने बीवी से हम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुझे कैसे बचाएं, तू खुद बच ले, तो वो क्या कर सकता है? तो वो हमें एनसीएम में कॉल कर सकता है, नेशनल कमीशन फॉर मैन। आप गूगल करोगे तो आपको उसका हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ का एक रेस्क्यू टीम आ जाता है, घर पहुँचता है, हस्बैंड को बचा के दरवाज़ा वरवाजा तोड़ के लेके उसको एक असाइलम में बचा के रखते हैं, जब तक उसका केस चढ़ ना जाए, उसको रिलीफ मिल ना जाए। तो इस तरीके का बहुत अच्छी चीज कर दी आपने। हाँ, लड़कों को नीड दी सकती है। क्योंकि मुझे बुक लिखने का इंस्पिरेशन मिला राजा रघुवंशी वाला केस, और बहुत सारे दिल्ली का आपका ब्लू टैंकी वाला केस, और बहुत सारे इंडिया के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलोर के थे, उसने सुसाइड कर लिया था, अरुण सुभाष। तो ये सब केसेस से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी करना चाहिए उनके लिए। अब जर्मनी में हो, दैट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल कंट्री। अब स्वीडन में हो, दैट इज जेंडर न्यूट्रल कंट्री। अब इंडिया में हो, इट्स अ जेंडर बायस कंट्री। मेरा कोई फेमिनिस्ट के खिलाफ नहीं हो। आई रेस्पेक्ट फीमेल एज माई मदर, सिस्टर, वुड बी वाइफ, आंटी, ग्रैंडमा। बट द थिंग इज दैट कुछ औरतों को ये कानून का जो प्रावधान है पता है, एंड दे आर यूजिंग एज ए ब्लैकमेल, एज ए टूल टू हैरेस द मैन आफ्टर मैरिज। और इवन आजकल तो ऐसे भी है, लिविंग टुगेदर का रिलेशन हो रहे हैं, लिविंग टुगेदर में भी ब्लैकमेल करते हैं, 5 लाख रुपया दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेप का केस डाला जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, जहाँ दोनों 3 साल से रह रहे थे, उसके बाद उनका स्प्लिट हो गया, अभी लड़का अलग रह रहा है, लड़की अलग रह रही है। अभी 1 साल के बाद उसको याद है कि 3 साल पहले उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, अभी वो केस फाइल कर रही है, बोले 5 लाख दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेप का केस डाला जाएगा। उस टाइम हम 1 साल बाद हो रहा है ये, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। ये तो लिविंग में दोनों अपनी सहमति से रह रहे थे। तो वही तो, लिविंग के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है इंडिया में कि आप लिविंग में अगर जा रहे हो, कोई एग्रीमेंट साइन करके लिविंग में नहीं घुस रहे हो। जैसे हमने एक फिल्म देखा था अपने बहुत दिन पहले, काजोल और अनिल कपूर का आया था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, शादी के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, बट देयर इज़ नो लिविंग कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया लीगली। अगर कोई बना रहे हैं अपने कंडीशंस में, दोनों अगर एग्रीड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द कंट्री, तो अच्छी बात है, पर कोई लिविंग का कोई लॉ नहीं है। और इसके कारण आजकल शहरों में इट्स वेरी कॉमन, लिविंग टुगेदर रह रहे हैं। लगा तो अच्छा लगा, हम लोग अपने मैरिज के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। व्हाट इज कॉम्पेटिबिलिटी चेक? हम लोग के पेरेंट्स ने तो कॉम्पेटिबिलिटी चेक किया नहीं है, आप लोग कर रहे हो, अपने मर्जी से कर रहे हो, बोथ आर एडल्ट। उसके बाद 3 साल रह लिए हो, स्प्लिट हो गए हो, अभी लड़की को पैसा का ज़रूरत है तो केस करेगी, ब्लैकमेलिंग कर रही है।
केस, पैसा दो 5 लाख, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर पेपर ये सुन रेप के केस लगाएंगे, मॉलेस्टेशन का केस लगाएंगे, ये है वो है। एंड डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ आपका 90s में ये लॉ आया था औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली उस टाइम की डाउरी के मैटर्स बहुत बढ़ रहे थे, नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर जगह। नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में कल्चर है ही नहीं डाउरी का, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव द डाउरी कल्चर। उसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ था, क्योंकि बहुत बहुओं को जलाया गया था, बेटियों के साथ बहुत मीन्स प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था उनको। पर उसके बाद क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग लॉ आया डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसके बाद एक कॉम्प्लेन औरत की तरफ से पूरा फैमिली अरेस्ट हो जाते हैं, सास ससुर देवर जेठरानी सब अरेस्ट हो जाते हैं। सर प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी की लड़की के साथ कुछ गलत काम होता है तो हम सब लड़के बहुत शर्मिंदा होते हैं, और भले रोड जितना हमसे हो पाता है रोड पे लेके मोमबत्तियां, जंतर मंतर पे अनशन, जितना भी हमसे हो पाता है हम निकलते हैं। लेकिन किसी लड़के के साथ ऐसा होता है तो वही न्यूज पे लड़के कहते हैं कि उसको काउंसलर के पास जाना चाहिए था, उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, सुसाइड करने वाली कौन सी बात थी, ये है वो है। तब लोग बहुत कम आते हैं। इसीलिए, क्योंकि अभी इसीलिए इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ने कुछ साल पहले ही की बात है कि इसमें प्रावधान लाया कि एक कमेटी बना दिया गया है कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस आता है तो वो केस को कमेटी की तरफ जाता है, कमेटी से कोई बंदा जाके वहाँ पे पूरा इंक्वायरी करता है, वो अपना एक रिपोर्ट देता है। अगर रिपोर्ट में बोला गया है सच में उसका साथ अन्याय हुआ था, वो लड़की पीड़ित थी, तभी वो स्ट्रांगली अरेस्ट होते हैं। अगर नहीं है, अगर एवरेज ही रिपोर्ट आता है तो नॉर्मल केस ही चलता है, अरेस्ट वाला वो सीन होता नहीं है जैसे बड़ा स्ट्रांगली होता था पहले से। उसके अलावा आज के टाइम में मर्द के लिए बोलने वाले कोई नहीं है, नोबडी इज क्राइंग फॉर मैन। आज आप फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम डालो, मैं अपना अभी ये फोटो वीडियो डालूंगा तो 100 या 1000 लाइक हार्डली आएगा, लड़की का एक फोटो डाल दो 10,000 लाइक आराम से आ जाएगा। आज के टाइम में पब्लिक कर भी तो हम ही रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में एवरीबॉडी इज कॉन्शियस एंड केयरिंग अबाउट वुमेन। पहली बात अच्छी बात है, होना चाहिए। सेकेंडली वो लोग एनिमल पैर से एक डॉगी का फोटो डाल दो उसमें भी आ जाती है, एक बच्चे का फोटो डाल दो, थर्ड वो बच्चे का भी आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट मैन, एक मैन के लिए कोई नहीं सोचता है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट इंटरनेशनल मैंस डे। आई एम नॉट ए मैन शोविनिस्ट, बट द थिंग इज दैट एक हत्या भी नहीं होना चाहिए, एक आपका ब्लू टैंकी में लाश भी नहीं मिलना चाहिए, मेघालय के पहाड़ों में भी लाश नहीं मिलना चाहिए, इवन एबी को सुइसाइड भी नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि एक फादर का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है बच्चों का। अगर माँ 9 महीना बच्चे को पालती है, उसका बाद सारा जीवन का दायित्व भी उसका पिताजी का भी होता है। उसका भविष्य के लिए वो पैसा जोड़ता है, घर को संभालता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो भले अपना त्योहारों में नया शर्ट पेन ना ले, लेकिन अपने बच्चे, अपने बीबी का गहने, कपड़े से लेके हर एक चीज़ का, वो हर एक चीज़ का ख्याल रखता है। तो ये बता ना, फेमिनिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी है, इक्वालिटी अब बहुत मुश्किल है। राइट टू इक्वालिटी फॉर मैन ओनली ऑन फ्यू थिंग्स इन इंडिया, आई हैव टू से दिस, बिकॉज सबके लिए नहीं है। सही बात है। मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसा केस जिसने वाकई आपकी इंसानियत को और ज़्यादा जगा दिया हो कि हाँ। देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो होना चाहिए, बट आई एम वेरी सॉरी टू से हर जगह हो नहीं रही है। अच्छा। क्योंकि बहुत जगह में क्लाइंट को न्याय मिलती नहीं है, क्योंकि मीन ऑफ लॉ का बात है, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ जजमेंट्स हुए हैं जिसमें मिसकैरेज ऑफ लॉ होता है। मेरा यही इससे रिलेटेड अगला सवाल था कि ऐसा कौन सा टाइम आया जब आपको लगा कि कानून जीत गया और इंसाफ हार गया। कुछ कुछ केसेस में मुझे लगा कि कानून जीत गया पर इंसान हार गया, क्योंकि एक केस था, एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। हस्बैंड का भी अफेयर चल रहा था किसी और से, वाइफ का भी अफेयर चल रहा था किसी और से, और बच्चे का कस्टडी कोई लेने वाला नहीं था। दैट वाज द मोस्ट सोरोफुल थिंग आई हैव सीन। तो बाद में क्या हुआ, बच्चे को दादा दादी के हवाले कर दिया, और जब डिवोर्स के लिए आए कोर्ट में, हस्बैंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए थे और वाइफ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आए थे, और बच्चे का कस्टडी ना बाप लेना चाह रहा था ना माँ लेनी चाह रही थी, और बच्चे को दे दिया दादा दादी के हाथ में, कि पोता पोती दादा दादी को हमेशा पसंद है, नाना नानी को हमेशा पसंद है। तो उस केस में दादा दादी को बच्चे का कस्टडी मिल गया, बाप ने अलग से शादी करके एज ए न्यूक्लियर फैमिली रहना सिलेक्ट किया, और वाइफ ने भी किसी और के साथ नया जीवन शुरू करने में आगे चली गई। तो बच्चे का क्या हुआ, बच्चे का क्या भूल था?
द पेरेंट्स शुड ऑलवेज थिंक अबाउट देयर चाइल्ड. अगर स्प्लिट होने का चांस थोड़ा भी है तो स्प्लिट नहीं होना चाहिए. और अगर स्प्लिट होने का तो एटलीस्ट बच्चे का कस्टडी तो ले लो. सही बात. दैट वाज द केस. मुझे बहुत खराब लगा. फादर तो नहीं ले रहा है, माँ भी नहीं ले रही अपने बच्चे का कस्टडी, क्योंकि उनको अभी जिससे शादी करना है उसको बच्चा नहीं चाहिए. तो जैसा आपकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है सर, इमोशनली भी है, तो कोई ऐसी कहानी सर जब आपको लगा हो कि कोई जो क्लाइंट है आपका वो स्ट्रगल कर रहा हो अपने केस को लड़ने के लिए और वो वाकई बेकसूर हो लेकिन सारी चीज़ें उसके खिलाफ हो? देखिए, पहला तो ये जो मेरा जॉब है इसको मैं जॉब नहीं मानता हूँ. इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई कमिटमेंट. और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ. मैं पूरा टाइमली काम करता हूँ. सैटरडे संडे आपके लिए जैसे अगर वीकेंड है तो मेरे लिए भी वीकेंड है. लेकिन जिस दिन मेरा वर्किंग डे, आई एम वेरी मच कमिटेड ऑन माई वर्किंग डे. जैसे शाम को मैं अपने चैम्बर में बैठता हूँ वही टाइम बात करता हूँ. इट्स नॉट लाइक कि क्लाइंट कभी भी मुझे 12 बजे 1 बजे सुबह 4 बजे फ़ोन कर दे. आई एम नॉट गोइंग टू पिक द कॉल. मैं क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली डिवोटेड हूँ, उसको न्याय दिला सकता हूँ. मेन थिंग है आज के टाइम में केसेस आपने जैसे बोला है उस क्लाइंट को न्याय मिलना चाहिए था. लेकिन सर किसी क्लाइंट को किसी लड़के को देख के आपके अंदर भी इमोशनली फीलिंग तो आती ही होगी कि सर गलत हो रहा है, जबकि वो सही बंदा है लेकिन उसके साथ फिर भी गलत हो रहा है कानून के हिसाब से, तो आप अपने आप को इमोशनली कैसे मेंटेन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ उनको बोलता हूँ, देखो यू हैव टू बी वेरी मच इमोशनली स्ट्रांग. आज के टाइम में यू हैव टू इमोशनली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा. इमोशनल हम होते हैं, वी आर सेंसिटिव, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स. बट द थिंग इज दैट हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम जब एज ए लॉयर हम किसी को अगर आइडिया दे कि आपको स्ट्रांग होना है तो वी ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रांग. आवर स्किन शुड बी थिक, वेरी थिक. दूसरी बात है वी हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस. हमें पेशेंस ग्रो करना है तो अपने क्लाइंट को भी पेशेंस ग्रो कराना है. सॉफ्टली बात करना है. उसके अलावा उसको बोलना है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. कोई वकील बोल नहीं सकता 101% केस जीतूंगा. होता है ओपिनियन 7 केस है पर 101% कोई वकील बोल नहीं सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. बट अगर कुछ गलत जाता है तो आप अपील कर सकते हो इन अ हायर कोर्ट. बट द थिंग इज दैट अगर क्लाइंट का साथ ऐसा एक केस हुआ था जिसने उसका वाइफ ने उसका ऊपर नॉर्मली सिविल सूट फाइल कर दिया था और उसके बाद वो वाइफ आती नहीं थी, बच्चे से हस्बैंड को मिलने देती नहीं थी. एंड मोर ओवर हस्बैंड आता था हर डेट में, तारीख पे तारीख वो आता रहता था और वाइफ आती नहीं थी. उसका वकील आता था, कुछ ना कुछ बहाने कर देते थे. 3-4 साल से अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा था. तो ही वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा हूँ. और सिविल केसेस में तो वारंट वगैरह इशू होते नहीं थे और वो क्रिमिनल भी नहीं फाइल करना चाह रहा था वाइफ के खिलाफ कुछ कि बच्चा तो बच्चे को ही प्रॉब्लम होगा. वाइफ को तकलीफ में नहीं देखना चाह रहा था और वाइफ का किसी और के साथ चक्कर भी था और बच्चे को भी कस्टडी में रखा हुआ था और हस्बैंड से मिलने भी नहीं दे रहा था. तो कुछ कुछ जगह में ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं हम हेल्प करना चाहते भी हैं तो लॉ के कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि हम चाह के भी लॉ को तुरंत हेल्प नहीं कर पाते हैं. ओनली वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू गेट सम ऑल्टरनेटिव वे. अदर रास्ते क्या है. और किसी को पकड़ के ले गए तो हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. तो बहुत सारे रिट पिटिशन्स हैं जहाँ पे हम कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है तो हम रिट पिटिशन फाइल करते हैं. और पब्लिक में भी कुछ चीज़ गलत हो रहा है जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरे क्लाइंट का भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन ए मास पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहा है तो उसमें हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके. क्योंकि और वो सब मैटर्स सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया तो ये लोग बहुत सीरियसली लेते भी हैं और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई भी होती है. एंड द थिंग इज़ दैट आज के टाइम में आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है. अगर आप सोचोगे न्याय मिलने में टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, कब मिलेगा कोई श्योर शॉट नहीं है, मेहनत लगेगी, कोर्ट में जाना है, कोर्ट में बैठना है. डोंट सी द प्रॉब्लम. आपको क्या देखना है? सोल्यूशन, रिजल्ट, इंसाफ, न्याय क्या मिलेगा. अगर आप राइट हो यू शुड गो फॉर जस्टिस. न्याय मिलने में 2 दिन लग सकती है पर न्याय जरूर मिलेगी, अनसुनी नहीं होगी. और
ये मैं क्लाइंट्स को जो अल्टरनेटिव क्लाइंट्स है सबको अलग अलग मैटर्स में मैं डील कर रहा हूँ। सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, किसी का बैंकिंग का प्रॉब्लम है, किसी का एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लेबर कोर्ट्स का भी प्रॉब्लम है। लेबर कोर्ट्स में भी हम लोग का मैटर्स होते हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यूनियन के भी केसेस होते हैं अलग अलग। तो इन सब का अलग अलग मैटर्स हैं। बट द थिंग इज दैट आप जब जागो तभी सवेरा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई बोल दिया तुझे नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अरे भाई, तूने कोशिश कहाँ की जो तुझे नहीं मिल सकता है? तूने दौड़ा ही नहीं तो तूने कैसे मान लिया तू हार गया? हर कोई यहाँ पे आजकल ऐसा लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं, हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तू हारा। और लोग वही मान लेते हैं, हेड आया तो वो जीता, टेल आया तो मैं हारा। इट इज नॉट लाइक दैट। हेड आया तो वो जीता, टेल आया तो मैं जीता। यू हैव टू नो दिस। सर यार, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूं कि जो कानून पढ़ रहे हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई रियलिटी शॉक उनको देना चाहें कि ये रियलिटी है भाई, तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक एडवोकेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने भी अपने ग्रास रूट लेवल से ही मैंने शुरू किया है। तो न्यू बडिंग एडवोकेट्स के लिए मेरा ये सलाह है कि देखिए, लॉ इज नाउ एवरग्रीन करियर। आज से 20 साल पहले थोड़ा लॉ में डाउन आया था कि लोग सोचते थे वकालत करेंगे तो क्या है, एडवोकेट बनेंगे, और नहीं तो क्या है। अब LLM करके, PhD करके, नेट क्वालिफाई करके कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे। और अभी एक नया लॉ आ गया लास्ट ईयर से कि जो लॉ पास किए हैं उनको 3 साल प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही और सी कैन अप्लाई फॉर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके अलावा लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। उसके अलावा आप कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, आप वहाँ पे लीगल सेल में आप काम कर सकते हो। और आप बोल सकते हो, चौथा आप बोल सकते हो आप कोई NGO में हो, जो ऐसा यूनाइटेड नेशन से लेके आजकल हर कोई छोटा छोटा जो NGO जो रजिस्टर्ड है ग्लोबली, वो लोग अपना एक लीगल सेल रखते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ आप जुड़ के कुछ कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी में भी एक आजकल कांग्रेस हो, BJP हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एक लीगल सेल है, उसमें भी आप एज ए लीगल सेल में घुस सकते हो। हर कॉलेजेस में आजकल एक लीगल सेल होना ज़रूरी है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। ये तो चलो अपॉर्चुनिटीज है, मैं चाहता हूँ लीगल drawbacks बताएं कुछ। लीगल एड है। ड्रॉबैक्स का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं एडवोकेट ले लेता हूँ, एडवोकेट बनते ही आप ये नहीं सोचना कि आपको तुरंत लाखों रुपए मिलने वाले हैं, कि क्लाइंट आपके पीछे दौड़ के आएंगे। ये हैव टू स्ट्रगल। क्योंकि मैं तो बोलूँगा कि आप ट्रायल कोर्ट से शुरू करो, ग्रास रूट लेवल से शुरू करो, काम सीखो कैसे करना है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और स्ट्रगल्स तो है। लॉ इज़ नॉट है कि आप वकील बन गए हो और मंथली आपको लाखों रुपए मिलने वाला है, कुछ दिनों पे आप मर्सिडीज BMW में घूमोगे। इट्स नॉट सो इजी, बट इट रिक्वायर्स टाइम। आपको मेहनत करना है, लॉ पता होना चाहिए। उसमें भी आप जो पहले तो आपको जो केस मिल रहा है आपको सभी लेना है, सिविल मिले, क्रिमिनल मिले, जो भी मिल रहा है लो। उसके बाद 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन में आप बेहतर कर सकते हो, तो उसमें आप घुस जाओ। पहले 10 साल तो आपको हर केस में काम करना है, इट्स नॉट बी स्पेसिफिक टू एनीथिंग, और स्ट्रगल है। और मैं जब लॉ पढ़ रहा था, हम लोग के कॉलेज में एक सर था, जिसका नहीं है गति वो करते है वकालती। और मैं खड़ा होकर उस टाइम मैंने क्लास में बोला, जिसका है गति वही कर पाएगा वकालती। गति होना चाहिए, स्पीड, फास्ट। यू हैव टू गो एंड गिव योर बेस्ट शॉट एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी आवर। 24 घंटा, 24 आवर्स सबके पास है। भगवान ने सबके साथ एक सामान किया है। शाहरुख खान हो गया, तेंदुलकर हो गया, अंबेडकर हो गया, कोई भी मिनिस्टर हो गया, DC हो गया, मैं हो गया, हर किसी के पास 24 घंटा ही है। आप हो गए, तो हमें 24 घंटे को कैसे प्लान करके करना है, इज कम्प्लीटली अपॉन अस। तो वही आप अगर अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, यू कैन बी ए वेरी गुड लॉयर। अगर नहीं कर पाओगे, यू विल बी स्ट्रगलिंग। और वकालत हो गया, सक्सेस इज नॉट एवरी डे कप ऑफ कॉफी, यू हैव टू हैव इट एवरी डे। लाइक बॉम्बे में मैं मॉडलिंग कर रहा था एक टाइम में, तो मुंबई में क्या है कि एवरी डे इज ए न्यू डे। आप वहाँ पे आज रात शाहरुख खान हो गए हो, कल सुबह फिर आपको जीरो से शुरू करना है। सही बात है।
तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं आपसे आखिर में ये पूछूं कि लॉ के कोर्ट के बाहर अगर आप पूरी जनता से कोई एक मैसेज करना देना चाहें, कोई उनकी लाइफ से रिलेटेड या ओवरऑल एक सजेशन देना चाहें। देखिए लिटिगेंट्स के लिए तो मेरा एक ही है कि देखिए बहुत सारा चीज़ ऐसी होती है, आप ना वकील को ब्लेम कर सकते हो, ना आप कोर्ट को ब्लेम कर सकते हो, ना अपने आप को ब्लेम कर सकते हो। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि अगर वकील आपका सही है, प्रोफेशनल एथिकली आपका काम कर रहे हैं, तो आपको न्याय मिलेगा ही। दूसरी बात ऐसे होते हैं जजेस कभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मैटर डिले हो जाते हैं, अलग कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम चला जाता है। दूसरी बात है कभी जजेस से भी गलती होती है, मिसकैरेज ऑफ लॉ होता है, जुरिस्डिक्शनल एरर होती है, पार्सिविटी होती है, आर्बिट्ररीनेस होती है, बायसनेस होती है, नेचुरल जस्टिस कभी फॉलो नहीं होते हैं, कैफियत आप देते नहीं हो, बाद में आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाती है। तो मैनी थिंग्स हैपन्स और उसके लिए कभी कभार प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको उसका खबर लेना होगा, आपको वहाँ पे आपको न्याय दिलाना होगा। क्योंकि लॉ का क्या है, अल्टीमेटली आज के टाइम में अगर आपको न्याय चाहिए, आपको तो कोशिश करना है और आपके पास पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग एबिलिटी होना पड़ेगा। अगर जिसको विजय चाहिए उसको लड़ना तो पड़ेगा। बिना लड़े किसी को विजय ना इंडिया को मिली है, ना किसी अन्य देश को मिली है। आज भी हम अपना स्वतंत्रता, हम लोग का इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक हमने ब्रिटिशों से मांग के ली है, हमने लड़ के ली है। तो हम न्याय को ऐसे कोई हमें परोस नहीं देगा, उसके लिए भी हमें लड़ना है। और क्रिमिनल केसेस का मैं बोल रहा हूँ, उसका हमेशा गवर्नमेंट ही जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वही कोर्ट में प्रूफ करते हैं। आज किसी ने किसी का खून कर दिया, जिसने खून किया उसको प्रूफ नहीं करना है कि मैंने खून नहीं किया। सबको मिल के जो प्रोसिक्यूशन है, जिसका खोया है, सबको पुलिस को हेल्प करके चार्जशीट, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बना के, प्रोसिक्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग केस बना के, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन के पास, प्रूफ करना है कि वही व्यक्ति ने उस समय दिन के उजाले में 10 लोगों के सामने खून किया है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव होना पड़ेगा, तभी जाके न्याय मिलेगा। और मान लीजिए उसको फांसी का भी सजा मिला है, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी खुला है हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। वहाँ पे भी अगर सबूतों की कमी या कोई चीज़ ओवरलुक हो गई, उसमें भी वो बंदा बच सकता है। क्योंकि इंडियन जुडिशरी का मानना यह है, भले 100 गुनहगार बच जाएं, पर एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके आखिर में जो गुनहगार है उनकी तो मतलब हिम्मत बढ़ती जा रही है, ये मेरे को कुछ होगा नहीं। तो गुनहगार हम बोलते हैं एक्यूज। अभी गुनहगार कौन है? मेरे आपके बोलने से कोई गुनहगार होता नहीं है जब तक पुलिस प्रोसिक्यूशन कोर्ट में साबित ना कर दे कि वो गुनहगार है। तो कभी कभी पुलिस भी मिली होती है। होती है, मैं तो बोल ही रहा हूँ होती है। तो उसके लिए आपको अगर कोई पुलिस मिला हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर मान लीजिए उसने किसी अपोजिट पार्टी से पैसा खा के रिपोर्ट गलत बना दिया, तो आपका अगर पास कुछ सबूत है, आप हायर अथॉरिटीज को दे सकते हो। ऐसा होता है कि अब किसी को प्रॉब्लम है और वो जाके पहले एफआईआर लिखवाता है। एफआईआर लिखवाने के बाद फिर वो केस करता है, मान लो जो भी होता है वहां से नहीं होता है उस तो केस करता है। अब पुलिस वालों को पता चलता है कि इसने केस कर दिया है, तो पुलिस वाले उसके घर पे जाके उसे टॉर्चर करके आते हैं। उसके बाद भी अब उसी एरिया में रह रहा है, वकील भी 24 घंटे तो नहीं साथ रह सकता है, बिल्कुल। है ना। तो अब वहां पे फैमिली पे प्रेशर बनता है, पुलिस वाले आके परेशान रहते हैं। आप पुलिस वालों को जानते हो, उनकी भाषा कैसी होती है, कभी कभी रूड भी होती है, कभी मारते भी, कभी कभी कुछ पुलिस वाले मतलब बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ पुलिस वाले तो बहुत ही खराब, बिल्कुल मैं मानता हूँ। है ना। तो उस पॉइंट पे उस फैमिली जो मतलब बिल्कुल चाहती है, क्योंकि आधे केसेस तो आते ही नहीं है सर। ये तो हम शायद 10% केसेस की बात कर रहे हैं जो आ रहे हैं, कुछ केसेस तो वहीं दब जाते हैं, वो होता ही नहीं है। बिल्कुल। आप उनको क्या कहेंगी, उनकी कैसे मदद हो पाएगी? देखिए पहली बात तो है कि आप कोर्ट में प्रोटेक्शन मांग सकते हो, तो वहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन का भी एक ऑप्शन है। और बहुत से राज्यों में तो केसेस बहुत कम रजिस्टर होते हैं, लेकिन हकीकत हमें पता है वहाँ पे क्राइम्स कितने हो रहे हैं। एक्चुअली दूसरी बात है, केसेस का 2 ऑप्शन है। एक तो आप एफआईआर कर सकते हो, पुलिस एफआईआर अगर आपका रजिस्टर ना करे, आप कोर्ट में जाके एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर आपका एफआईआर वो देख के भी कुछ काम नहीं किया उन्होंने, को बोला कि देखने में उनको लगा कुछ मिला नहीं, हाँ, तो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट
सबमिट कर दिया फाइनल रिपोर्ट, यानी उनको कुछ नहीं मिला, तो आप कोर्ट में जाके उसी को री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हो अलग आईओ या अलग ऑफिसर से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पुलिस का इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं हो, आप कोई वकील पकड़ के एविडेंस जुटा के आई विटनेसेस और प्रूफ के कॉम्प्लेन केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में विथ सफिशिएंट एविडेंस, आई विटनेसेस, और उनका वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, फिर वो केस चलता है उसके खिलाफ। तो उनको जो पार्टी के खिलाफ थे उनको आके बेल देना होगा विथ सियोरिटी और विथ जमींदार, जमीन दे के उसका होता है, उसके बाद केस चलता है। तो दोनों में फ़र्क यही है, अगर एफआईआर से आपका केस हो गया तो आपको एक सरकारी वकील मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। दूसरा, अगर आप कॉम्प्लेन केस फाइल करते हो, अपने हिसाब से एक अच्छा वकील देख लो जिसका जो प्रोफेशनल फीस बनता है और फीस दो, वो वकील वो केस लड़ेगा आपके लिए। तो इसमें आपका एक फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा हर चीज़ में। न्याय चाहिए तो आपको टाइम तो पहले से ही सबको देना ही है। दूसरा चीज़ है आपका फाइनेंशियली बर्डन होगा, भले आपको गवर्नमेंट वकील मिल गया हो, वो लड़ रहा होगा, आने जाने का खर्चा कुछ तो आपको लगेगा ही। सर लेकिन बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आखिरी सवाल मैं फिर ये पूछूंगा कि अगर कोई बेगुनहगार है जैसे आपने कहा, लेकिन उसने केस फाइल करा लेकिन सबूत नहीं है उस पर कुछ भी, क्योंकि तो जब इंसिडेंट होता है तो उन समय दिमाग नहीं चलता कि सही है क्या गलत है, सबूत इकट्ठा करो, वीडियो बनाओ, ये करो। अब तो फिर भी लोग वीडियो बना देते हैं फिर भी। तो उस टाइम पे अगर वो बेकसूर है और अगर वो सामने वाले पे कुछ इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन्होंने मेरे साथ गलत करा है या ना, तो उस टाइम पे उसके खिलाफ उन पे कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेकसूर है, इसने इसके साथ हुआ ये तो गवाह है ना, तो वहाँ पे हम सामने वाले को कैसे छोड़ सकते हैं? कॉम्प्लेन केस कर सकते हैं। पहली बार अगर आपको सबूत उस वक्त नहीं है तो आपको देखना होगा आई विटनेस कौन मिल सकता है। मान लीजिए आपका पास वीडियो नहीं है, आसपास में कोई एरिया में सीसीटीवी हो सकता है जिसमें वो रिकॉर्ड, इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर वो गवाही दे रहा है खुद इंसान, तो गलत है वो। गलत नहीं है, क्योंकि अब इकलौता अगर मैं ही हूँ और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे बोलने से केस तो होगा, केस नहीं होगा ऐसा नहीं है, केस होगा, पर केस में वो दम नहीं होगा जिससे आपको न्याय मिल सके। केस में वो वेटेज नहीं होगा, क्योंकि वेटेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ही बोलने में कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक न्यूट्रल विटनेस चाहिए। आइदर ये सीसीटीवी फुटेज एविडेंस हो गया, दैट्स अ न्यूट्रल एविडेंस, या कोई बंदा जो उस टाइम से जा रहा होगा उसने देख लिया है, वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है, तभी एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। दैट इज़ अ प्राइमा फेसी। अगर किसी ने बोला है कि मैंने इस आदमी को उस बंदे के साथ मारपीट करते हुए मैंने देखा है, इसी का ही गलती था, अगर वो बोलता केस बनेगा, कोर्ट जज उसको पनिश करना ही होगा। उसमें जज बोल नहीं सकता है नहीं नहीं आपका बोलने से नहीं होगा, मैं आपका जज नहीं मानता। क्यों नहीं मानोगे? उसने अगर बोला है, हाँ नहीं भी मान सकता है। अगर वो विटनेस जो है बिकम्स ए क्वेश्चन मार्क। ना व्हाट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ द विटनेस? अगर वो विटनेस मान लो छता हुआ बदमाश हो, जेल से निकला हुआ हो, तब एक क्वेश्चन मार्क होता है, विल दिस विटनेस बी ए काउंटेबल विटनेस? दूसरा, अगर वो जो विटनेस है उस आदमी का साथ उसका 36 का आंकड़ा हो, कुछ उसका साथ प्रॉब्लम हो, वो अपना रिवेंज ले रहा हो, ये भी अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है, देन ऑल्सो दैट न्यूट्रल विटनेस विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो बहुत सारे ग्राउंड्स है, लॉ का फील्ड बहुत वास्ट है, इट्स लाइक ए बिग ओशन जिसमें तालाब नहीं है, जिसमें आपको अच्छी मछली मिलेगी, इसमें आपको मगरमच्छ मिलेंगे, ब्लू व्हेल भी मिल जाएगा, महासागर है। So you'll get everything in the field of law. Law is not defined only with a limited pond or a well. It's a big ocean. समय से बहुत ज़्यादा और, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूँगा, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे इस पे तो और कौन करेगा। अभी आपने देखा होगा हाल ही में रिलीजन्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी बांग्लादेश में जो हाल ही में केस हुआ था दीपू चंद्रा के साथ में, जी, जो बहुत ही शर्मनाक बात है, किसी भी रिलीजन के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कोई भी हो, बिल्कुल कोई इंसान कर रहा है वो गलत है, वो हमारी भाषा में, ठीक है, इंसानियत की भाषा में गलत है। तो आपके हिसाब से हिंदू हो या मुस्लिम कितना सेफ है इंडिया में या बाहर? क्योंकि बाहर वहाँ पे लोग जो हिंदू थे उनको निकाल निकाल के उनके साथ गलत काम करके उनको मारा गया है। अगर मैं लेडीज़ों की बात करूँ तो पहले उनका रेप करा गया, उसके बाद उनको मारा गया जी। है ना? तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश वाले को ज़्यादा वो रखा है। तो हम लोग कैसे जवाब दें उनको? हम लोग कैसे, क्योंकि हर इंसान के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है इस चीज़ को लेकर, और हर इंसान कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में है इस चीज़ पे।
देखिए, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम ब्लेस्ड टू बॉर्न इन इंडिया। ऑफ कोर्स। और हम मानते हैं हम लोग का जो देश है, इंडिया, हिंदुस्तान, हमने हमेशा दिया है, कभी किसी से छीना नहीं है। इंडिया का जो न्यूक्लियर का एक प्रोजेक्ट भी था, डील भी था, वो इसीलिए इंडिया को मिला था बिकॉज इंडिया ने कभी भी कोई देश में हमला नहीं किया था, आक्रमण नहीं किया था। आप देख सकते हो, इतिहास देख सकते हो, तुर्कमेनिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अलग अलग राजा, ब्रिटिशर्स हो गया, फ्रेंच हो गया, पोर्टुगीज हो गया। इंडिया में तो ऐसा है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने रूल किया, फ्रेंच ने रूल किया, पोर्टुगीज ने रूल किया, डच कॉलोनीज थे। तो बहुत लोग आके इंडिया को लूट के चले गए। अब है कि नहीं, पोर्टुगीज कॉलोनीज है, फ्रेंच कॉलोनीज है, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनीज है। हम तो सिर्फ अंग्रेज ज़्यादा थे इसलिए अंग्रेज को बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान तुर्क्स थे, हाँ, अफगान्स थे, मुगल्स थे, सभी ने देश को लूटा ही है आज तक, इतिहास आप पढ़ लो। सेकेंडली, हम लोग का इंडिया का सबसे बेस्ट पार्ट है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम लोग सब यूनाइटेड हैं। इंडिया में आप हिंदू मुस्लिम क्यों बोल रहे हो? सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, ज्यूस है, पारसीज है, जेरोजियन है, उसके अलावा एथिस्ट भी है जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, वो भी है। तो इंडिया इज ए ओपन स्पेस फॉर ऑल। दूसरी बात है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इट इज़ ऑल, उनका कोई स्टेबल पॉलिटिकल है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं। आप सबको पता है पाकिस्तान इज रूल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ के जो नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, दे आर पपेट्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, उनका कोई है ही नहीं। दूसरी बात है, बांग्लादेश का तो आपको पता ही है बिकॉज उसका कोई स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं। और वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है उसको 2 साल होने को है, अभी वहाँ पे फेयर इलेक्शन करना है। तो वो लोग फेयर इलेक्शन करने के डर से ये सब इंडिया अगेंस्ट का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि इलेक्शन को टाल सके और कोई अच्छा लीडरशिप ना आ सके। क्योंकि शेख हसीना को भी वहाँ पे एक अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट को एक पॉलिटिकल वेंडर था, जिसमें बोला गया है यूएसए का और बहुत अलग कंट्री का भी इसमें रोल प्ले था उसको, उनको हटाने में। और आज बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, मैं बोलता बहुत गलत है। एंड दूसरी बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कर रहा है, अगर इंडिया भी वही करे तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा? आज एक अनपढ़ गंवार कुछ भी बोलेगा और हम एक शिक्षित देश, हम भी वही करेंगे तो क्या फ़र्क रहेगा? मैं एक शिक्षित आदमी हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं सोच के बोलूँगा और जो सही होगा वही करूँगा। The thing is integrity. You have to do the things, the right things when nobody is watching you. That is integrity. इसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। कान्हा जी कहते हैं, किशन जी कहते हैं कि जब तक शास्त्र से काम चल रहा है चलाओ, अदरवाइज शस्त्र उठाने की अगर नौबत आए तो उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम ये भी बोलते हैं। जैसे अभी यूएसए ने, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना को धमकी दी है, न्यूक्लियर बॉम्ब हम फेंकेंगे चाइना में। तो चाइना ने बोला है कि हाँ फेंको, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब आप दबा दो बटन, लेकिन हम आपको वादा करते हैं आप सेकंड बटन नहीं दबा पाओगे, तब तक आप लोग खत्म हो जाओगे। आपने अगर पहला बटन दबा दिया न्यूक्लियर का, सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब आप फेंक नहीं पाओगे चाइना का ऊपर, तब तक आपका अमेरिका खत्म हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग का भी यही बात है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश इंडिया में अटैक करेंगे, विल वेट एंड वॉच। अभी यही सिनेरियो बन रहा है। अगर वो लोग हमें अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वजूद खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, आज के टाइम में पाकिस्तान को इंडिया ने कंगाल बना दिया, भिखारी बना दिया है। दे आर क्राइंग फॉर मनी। द थिंग इज दैट पाकिस्तान में अभी आटा का दाम, आटा मिलना मुश्किल हो रहा है, अब खाने के वांदे हो गए हैं उनके। बांग्लादेश ने भी अभी बीसीसीआई ने उनको बी तोड़ जवाब दिया। पहली बार है आईपीएल में मुस्ताफिजुर जो रहमान प्लेयर था, उसको ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक का जो आक्रोश था उसके कारण उसको निकाल दिया। बट बांग्लादेश ने क्या किया, हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर अस। आईसीसी के पास डिमांड किया कि श्रीलंका में मैच ट्रांसफर किया जाए। अच्छा ही नहीं आया सर, बस तोड़ देते हैं कि तो इन लोगों को घुसने के वो नहीं है। एग्जैक्टली और इसीलिए असम में भी अच्छा चीज़ हो रहा है। जो मियाँ बांग्लादेशी से उनको भी वहाँ से हम लोग, वहाँ से गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रहे हैं एज पर लॉ जो फिजिबल है वो कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि हर एक स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम इज़ गुड, बट द थिंग इज़ दैट जो लीगली हो पा रहे हैं वो लीगली स्टेप्स ले रहे हैं। द थिंग इज़ द बॉर्डर अभी तक सील हुआ नहीं है कम्प्लीटली, दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि आप धुबरी जाओ, एक नदी ही बॉर्डर है, रात को नदी वो स्विम करके आ जाएंगे, नाव में आ जाएंगे, इंडिया पहुंच जाते हैं।
अभी तो स्थिति बहुत सही हुआ है। पहले तो स्थिति ऐसा था कि आने के बाद उनको हाथों हाथ पासपोर्ट मिल जाता था, वीज़ा मिल जाता था, क्या क्या मिल जाता था, उनका जुगाड़ था। अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं तो सब जुगाड़ बंद हो रहे हैं। नाउ बांग्लादेशीज है, मुस्लिम्स जो आ रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उनका मन में अभी डर हो रहा है, पता नहीं क्या गवर्नमेंट कर दे कल को, तो उनको वापस जाने का मौका भी ना मिले, जेल में रहना पड़ जाए। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क समथिंग डिप्लोमेटिकली, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हमें बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना है। वी कान से दैट वी विल कॉल फॉर ए वार। बांग्लादेश कौन होता है जो बोलता है इंडिया का चिकन नेक को ख़त्म कर देगा, चाइना और बांग्लादेश मिल के इंडिया का चिकन नेक ले लेगा, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से हटा देगा। इंडिया के थोड़े से लोग आ गए तो वो बात ही उनकी चली जाएगी। इनफैक्ट जब उन्होंने कुछ कुछ बोला था तब हम लोग के नागालैंड के जो एक मिनिस्टर थे उन्होंने बोला पहले घुसो तो सही। उन्होंने हम लोग का हिडिम्बा का नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा। तो इफ दे एंटर हियर वी विल मेक देम count in size that how India is bigger than them in everything, in war, ammunitions, everything we are equipped. हमने अब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने अच्छा मोटर जवाब दिया पाकिस्तान को, वो तो यूएस का वहाँ पे इंटरवेंशन आ गया, उन्होंने यूएस से हेल्प मांगा रो के, तब जाके इंडिया ने उनको कुछ देर के लिए रोक दिया, वरना तो इंडिया है बांग्ला पाकिस्तान को ले ही लेते हैं। अभी वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, धुरंधर मूवी ने सबकी बैंड बजा रखी है, इतनी सारी चीजें हुई, तो काफी सारी चीजें ऑफ कोर्स हो रही हैं। तो मतलब थिंग इज दैट वो आप जो बोले हो बांग्लादेश अभी हिमाकत नहीं करेगा। जब आईसीसी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है तो हमें डिप्लोमेटिकली देना है। आईसीसी ने उनका ऐसा हुआ, उनका आवाज दबा ही दिया। अब पाकिस्तान भी अब आवाज उठा रही थी, पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया, आइदर यू फॉल इन लाइन और फॉल बिलो दी लाइन। सही बात है। और बांग्लादेश को ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। दैट इज द रीजन आपने जो इशू बोला है, हमें नो डाउट वी आर सेंसिटिव, वी आर फीलिंग बैड दैट आवर ब्रदर्स आर बीन किल्ड हियर। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे रिहेबिलिटेशन कैंप्स भी है, जिसमें का आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत ने प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम गोदी गवर्नमेंट ने ये सोच लिया था कि बांग्लादेश से जो हिंदूज पीड़ित हैं उनको रखा जाए। और इनफैक्ट अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो कंट्रीज़ हैं। पर का ऐसा था कि आसाम में वहाँ पे गलत तरीके से चीज़ को बोला गया था कि सबको आसाम का एक डंपिंग ग्राउंड होगा, आसाम में रखा जाएगा। तो मैंने उस टाइम मैंने भी प्रोटेस्ट किया था और आज भी करता हूँ। अब लाओ पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदूज को लाओ, इंडिया में कहीं असाइलेंट में रखो, बट शुड नॉट बी इन आसाम। आसाम शुड नॉट बी अ डंपिंग ग्राउंड for the Pakistani Hindus, Afghanistani Hindus and Bangladeshi Hindus, because Assam have already sacrificed a lot. आज असम का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा था? Because from the late 70s, 80s, Assam have become a dumping ground for the Bangladeshis, मियाँ Bangladeshis। और वहाँ पे अभी ऐसा हो गया है कि अभी ओरिजिनली जो एथनिक ग्रुप है असम के, अलग अलग कास्ट है, एथनिक पीपल है, हम लोग का आइडेंटिटी क्राइसिस होने को है, क्योंकि अभी वो लोग इतने तादाद में घुस चुके हैं। मी बीइंग एन असमीज हिंदू, वी आर लूजिंग आवर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम्स, और हर जगह घुस रहे हैं। अब गुवाहाटी में जाओ, मैं अगर गुवाहाटी में आप मार्केट में जाओ, आपको बांग्लादेशी मुस्लिम्स के अलावा आपको कोई काम करने वाला बंदा मिलेगा ही नहीं। घर रिपेयरिंग करने के लिए प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, आपका सारे लोग खराब नहीं है, मैं मानता हूँ ये चीज, लेकिन कुछ लोग जो है सब पे बात आती है, कुछ ये वाली बात है। वो तो सही है, लेकिन मैं किसी को खराब भी नहीं बोल रहा हूँ। बट द फैक्ट इज दैट अगर मेजॉरिटी चेंज हो जाए, जो हम लोग का एथनिक ग्रुप का जो एक फैब्रिक है, पॉपुलेशन का जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक बदल जाएगा। आज मैं अगर सिल्क का शर्ट पहन रहा हूँ तो इसका सिल्क का फैब्रिक है, अगर उसमें कॉटन का ही पूरा फैब्रिक आ जाएगा और मैं बोलूँगा सिल्क है तो सिल्क थोड़ी होगा। तो दैट इज द थिंग, मेजॉरिटी इज ए नंबर एंड दैट कैन चेंज द सिनारियो टू ए नेक्स्ट लेवल। तो अभी क्या है, इंडियंस को भाईचारा में रहना है, बट दैट डजंट मीन कि हम जो हमारे भाई को मार रहा है हम उनके साथ भी झगड़ा करें। उनको प्यार से बात करें, नहीं तो डिप्लोमेटिकली बात करें, झगड़ा नहीं करना है। वो अगर वहाँ पे हिंदू को मार रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, तो हम उनके जैसे नहीं करेंगे। वो तो इलिटरेट है, उनको क्या आता है, हमें आता है। हम उनको डिप्लोमेटिकली डिपेंडेंट करेंगे इंडिया के ऊपर, सारे उनके साथ संबंध तोड़ देंगे।
दैट इज द बेस्ट वे। मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप इतनी सारी जो डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये सारी ही डेजिग्नेशन बिल्कुल अपोजिट आती है मॉडलिंग के, तो मॉडलिंग में आप कैसे आए और क्या क्या मकसद था आपका आने का? एक्चुअली मॉडलिंग का बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। इट वाज बिकॉज ऑफ माई गुड हाइट। एक बार मैं जा रहा था रास्ते से, किसी ने गाड़ी से उतरा तो मुझे आके बोला व्हाट इज़ योर हाइट। तो मैंने बोला आई एम 6 फीट 4 इंच। तो बोला 6 फुट 4 इंच, ओके आप मॉडलिंग करना चाहोगे? तो मैंने बोला मेरा तो सिर्फ हाइट ही है। तो बोले मॉडलिंग कैसे करूँगा? तो बोले हाइट ही चाहिए मॉडलिंग के लिए। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई वाज बीन अप्रोच फॉर मॉडलिंग। उसके बाद मैं मिस्टर अपर असम विनर हुआ था। उसके बाद असम था, मिस्टर असम। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रनर्स अप था। और साथ ही साथ बाद में मैं मुंबई चला गया। देन आई वॉकड इन एफसन टीवी इंडिया, FTV, और बहुत सारे मैंने शोज़ भी किए। और उसके बाद मुझे एक्टिंग में भी चांस मिला। आसामीज रीजनल सॉन्ग एल्बम, वन फागुने, दूरदर्शन, NETV एक चैनल था, उसके लिए काम किए। मुंबई इवेंट्स, मुंबई मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे मैंने बहुत सारे इवेंट्स में काम किया इनिशियल लेवल में, और उससे मेरा अच्छा अर्निंग हो रहा था। और बाद में मैं स्कूल ऑफ ड्रामा जो आसाम में है, तो वहाँ का मैं स्टूडेंट भी था। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA, मैंने दिल्ली में जब मैं था तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ भी मुझे मौका मिला, और NSD से मैंने सर्टिफाइड कोर्स भी किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और साथ ही साथ एंकरिंग का भी मुझे मौका मिला था। आई वॉज ऑल्सो इन एंकर। तो मॉडलिंग, एक्टिंग, डांस, इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं पदातिक नाम का इंस्टीट्यूशन है कोलकाता में, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था। तो उसी कारण उसके बाद मैंने अपर असम डांसर्स एसोसिएशन भी फोरम खोला। और मुंबई इवेंट्स के जैसे हमने अपने भी IIPA इवेंट्स लॉन्च किए। हम लोग आई इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, IIPA इवेंट। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, कल्चरल प्रोजेक्ट्स में काम किया हूँ, जिसके बदौलत मुझे इंडियन आर्मी से अवार्डेड हूँ मैं। आई बीन अवार्डेड बाय इंडियन आर्मी एंड मैनी कल्चरल ग्रुप। और आसाम गवर्नमेंट में कल्चरल अफेयर्स में मैं मेंबर भी था। और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमने अलग अलग डांस, हम लोग के आसाम के जो बिहू है, सत्रिया है, मैं सत्रिया के साथ भी जुड़ा हूँ, जिससे नेशनल डांस इंडियन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सत्रिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और हमने बोरो का जो डांस है उनका, उसके बाद हमने बहुत सारे अलग अलग डांसेस परफॉर्मेंस किए हैं। और मैं एक वेस्टर्न डांसर भी हूँ। वेस्टर्न डांस में मैंने सालसा, फ्लेमिंगो, लैटिनो, जैज, हिप हॉप, बॉलीवुड डांस में परफॉर्म भी किया है। और मेरे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने हम लोग के डांस स्कूल से डांस सीखे, गाना भी सीखा। उनमें से गाना सीखने वाला स्टूडेंट था, वो इवन मुंबई के जी के साथ काम कर रहे हैं, जी स्टूडियोज़ के साथ जुड़े हैं, प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं। तो हमने कल्चरल फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। हम लोग का इंस्टीट्यूट है, IIPA, तो हमने इस लाइन में अपना पूरा योगदान दिया है। और मैंने शुरुआत की थी, और मेरी मम्मी भी एक डांसर थी, सी वॉज ऑल्सो ए गुड डांसर, रिनाउंड डांसर। तो हमें कल्चरल लाइन में मेरा आना हुआ, बट मम्मी ने बाद में बोला यू हैव टू फोकस इन योर एकेडमिक्स। तो आई टुक इट एज ए हॉबी, बट उसमें भी मैंने अर्निंग भी किया, सेविंग्स भी किया, और अपना इंस्टीट्यूशन भी खोला, और लोगों को भी जितना हो सका मैंने आगे बढ़ने में हेल्प किया। अभी भी हेल्प कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, मेरा टीम है, दे लुक आफ्टर। सो मेरा वहाँ पे मेन स्ट्रेटेजिकली, और जो मेरा ओपिनियन है वो मैं देता हूँ। एंड आई एम स्टिल हेल्पिंग अ लॉट पीपल हु आर एसोसिएटेड इन द कल्चरल फील्ड। जैसे आपने हेल्पिंग की बात करी, मैं आपसे पूछूं अगर कोई एक बुक अगर रिकमेंड करना चाहें आप, क्योंकि आपने खुद ही 36 बुक्स लिखी हैं, वो भी 36 महीनों, एक महीने में एक बुक कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। जी। कोई अगर एक बुक आप रिकमेंड करना चाहें दर्शकों को? देखिए, फॉर डिफरेंट जेंडर्स में बोलूँगा, अगर आप प्रेरित है अपने वाइफ से, अपने गर्लफ्रेंड से, या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ओनली फॉर मैन पार्ट 1, इसको वर्ल्ड बुक फेयर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इट्स अ गुड सेल। दूसरी बुक में वो सजेस्ट करूँगा A to Z इन एनवायरनमेंट, जो आपको लंदन बुक फेयर में लास्ट ईयर गए हैं, अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर से लगे अलग अलग इंटरनेशनल बुक फेयर में भी इसको अच्छा सम्मान मिला है। मोर ओवर, और अगर मेरा आसाम का 10 in 1 बुक है, आसाम का बेस्ट सेलर है, रीजनल एंड लॉ का ऊपर। तो ऐसे मेरे बहुत सारे बुक्स हैं। कैरियर के ऊपर भी मेरे और मम्मी ने मिलकर हमने बुक्स लिखे हैं। एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। मेरी मम्मी हमेशा प्राउड करती है, बिकॉज आई हैव रिटन 36 बुक्स इन 36 months। दैट इज़ वन ऑफ द प्राउड मोमेंट। और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट CV, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी रिमार्केबल। माई मॉम इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ मी।
एंड मेरी मम्मी को जितना खुश देख सकता हूँ, दे पा रहा हूँ खुशी, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑफ यू सर कि आपने सारी चीजें करी हैं. या दर्शकों को अगर बुक लेनी है तो वो कहाँ से ले सकते हैं? You can get the book on Amazon, Flipkart, Inscribe and many other websites. Also अभी मेरा drmanishdas.com आ रहे हैं, जहाँ से आप मेरे ई बुक्स पढ़ सकते हो, आप ले सकते हो. और आपको हार्ड कॉपीज़ भी चाहिए तो आप हार्ड कॉपीज़ भी ऑर्डर कर सकते हो drmanishdas.com से, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हर जगह ले सकते हो. और मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी आज जहाँ से भी देख रहे होंगे, ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि आई ऑल्सो ट्राई टू मेक हिम प्राउड. जब मैंने MBA फर्स्ट क्लास से पास किया, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी. जब उन्होंने खुद अपने हाथों से नेम प्लेट बनाया, मतलब उस टाइम तो मैं डॉक्टर मनीष दास नहीं था, आई वॉज ओनली मनीष दास. BCom ऑनर्स कॉमा PGDCA कॉमा MBA फर्स्ट क्लास लिख के उन्होंने एक साइन बोर्ड बना के मेरा गुवाहाटी वाला घर में उन्होंने खुद लगा दिया था. सो इट वॉज रियली वेरी टचिंग फॉर मी कि मेरे पिताजी को मैं कुछ खुशी तो दे पाया in 2010 when I did my MBA. After that, after 1 year in 2011, I lost him. But before losing him physically, उनका एक अच्छा मेमोरीज मेरे साथ हैं, and he was very happy and proud of me at that moment. And आज वहाँ जहाँ से भी है मुझे bless कर रहे हैं, and because of this I am been doing touching. और उसके बाद बाकी तो भाग्य का ऊपर है, लाइफ का है, ताकि कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सर आप. सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछूंगा कि आपके हाथों में अंगूठियां देखी मैंने. आपके मार्क्स मतलब तो ये कुछ पहन भी रखा है आपने, तो एस्ट्रोलॉजी भी मानते हैं आप? मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली मेरी मम्मी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी लेती है, एंड बिकॉज ऑफ हर आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम माई चाइल्डहुड लेवल. बट एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ है नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजी करोगे ना लाइफ को चेंज हो जाएगा. मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. 99% इज हार्ड वर्क, 1% इज लक. तो 1% लक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यू हैव टू बी एट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड ऑल्सो इन राइट टाइम. अगर सही वक्त में आप सही जगह ना पहुँचो सही किरदार के साथ, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं. एस्ट्रोलॉजी में मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने कोर्स किया है, उसके अलावा पाल्मिस्ट्री में कोर्स किया है, वास्तु में मैंने कोर्स किया है. तो एस्ट्रोलॉजी का अलग अलग डिविजन्स है, तो उसका मैंने अलग अलग में कोर्स किया है. और 2025 और 2026 दिस ईयर 2 साल में मुझे नक्षत्र अवार्ड मिला है दिल्ली में. आई वॉज बीन अवार्डेड एज एन एस्ट्रोलॉजर बाय नक्षत्र, एंड नाउ आई एम ए रिकॉग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर. जो मेरी हॉबी है, दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर. माई ब्रेड एंड बटर इज ऑलवेज एडवोकेसी, वो मेरी एडवोकेसी है. बट हॉबीचुअली आई हैव इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु. तो ये सब में मैं बिलीव करता हूँ, कर रहा हूँ एज हॉबी से ली. और किसी को अगर कुछ एडवाइस सजेशन चाहिए तो मैं लोगों को हेल्प आउट कर रहा हूँ. बट दिस इज़ प्योरली माई हॉबी, दिस इज़ नथिंग टू डू विद माई प्रोफेशन. क्योंकि लोगों को हेल्प करना मेरा एक पहले से ही एक शौक है, और लोगों को हेल्प करता हूँ जो जैसे भी मेरे साथ आए. क्योंकि नीड एज अ एडवोकेट बहुत ज़्यादा, बिकॉज एज ए एडवोकेट मुझे सक्सेस भी मिल रहा है, एंड आई एम हैप्पी टू बी एन एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन ऑल दी हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. और इंटरनेशनल भी मुझे आर्बिट्रेशन का मैटर्स भी मिल रहे हैं. आई हैव ऑल्सो अवार्डेड बीन इंटरनेशनल लॉयर ऑफ द ईयर इन 2022, एंड अभी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस एंड एज वेल एज इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन लंदन के साथ भी मैं जुड़ा हूँ, और भी इंटरनेशनल बार एसोसिएशंस के साथ जुड़ा हूँ. सो आई एम वर्किंग हार्ड बिकॉज मैं दुबई, काठमांडू, श्रीलंका में भी कुछ मैटर्स, थाईलैंड में भी मैटर्स कर रहा हूँ. एंड ऑल्सो नाउ आई एम कीपिंग माई आई ऑन US एंड यूरोप इन कंट्रीज. वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं सर. आपका आप बहुत आगे नाम करें, बहुत सारी चीज़ें करें. ऑफ कोर्स हम तो भूल ही जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपके पास है. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मनीष सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में जानी, एंड जितने भी लोग इस पॉडकास्ट में सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अभी तक यहाँ पे इस पॉडकास्ट सुनते हुए आ गए हैं. और इस पॉडकास्ट में हमने सारी बातें ऐसी करी है कि बहुत रियलिस्टिक और अवेयरनेस जो लॉ को लेकर है वो हर एक इंसान को होना ज़रूरी है. तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करिएगा, इस वजह से क्योंकि उनको ये जानकारी है वो बिल्कुल उनको जानने की नीड है, क्योंकि उनको लॉ के बारे में अभी अवेयरनेस ही नहीं है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर कमिंग फॉर शो, एंड ऑडियंस थैंक यू सो मच. इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा.
बहुत सारे लाइक कीजिएगा, बहुत सारे सब्सक्राइब करिएगा। Thank you. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। किसी के कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मनीष सर को आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें अगली बार फिर से बुलाए सेकंड एपिसोड के लिए, और वापस से आपके दिए गए सवाल को वापस इनसे पूछकर आपके सवालों के जवाब दे सके। थैंक यू सो मच।